Dear students, I'm Dr. Nuzhat Gul और आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इसके साथ ही मैं डिस्कस करूंगी श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मे बी इस कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, बट जो केमिस्ट्री वाली स्टूडेंट है आई फील कि शायद उन्होंने इस बारे में नहीं सुना होगा। चलिए जी, तो चूंकि बात हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स की, जैसा कि बार बार मैं कह रही हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स हमें एडवोकेट करता है प्रोबेबिलिटीज को, प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर को, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को एडवोकेट करता है। इसका क्या मतलब ये कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम किसी भी पार्टिकल के बारे में कहते हैं कि इस पार्टिकल के किसी जगह होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये पार्टिकल फला जगह पे होगा, इस पार्टिकल की फला पोजीशन है, फला वेलोसिटी है, फला मोमेंटम है। रादर वी टॉक ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में वी कैन डिटरमाइन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो इसी को कहा जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर कहता है और जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है ये डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर को एडवोकेट। इस क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत काम किया एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम अर्विन श्रोडिंगर था और इसके लिए इनकी इक्वेशन के लिए, श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि हम पढ़ते हैं, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ये हमारे जो श्रोडिंगर है इनका एक एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है जो कि श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की खास बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं गया। इट वॉज जस्ट ए थॉट एक्सपेरिमेंट। और मजे की बात ये कि ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट हमारा था, ये इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को वियर्ड दिखाने के लिए, अजीबोगरीब दिखाने के लिए, इसको रिडिक्यूल करने के लिए कंसीव किया श्रोडिंगर ने। समझ गए आप? तो बेसिकली कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस हुई और फिर उसकी जो उन्होंने दे केम अप विद एन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वहां पे जो साइंसदान थे, बहुत बड़े बड़े साइंसदान थे, आइंस्टाइन भी था, बोहर था, हाइजेनबर्ग था, दे केम अप विद एन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इस इंटरप्रिटेशन को हम कहते हैं क्वांटम दिस कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में क्या कहा इन्होंने कहा कि जो एक हमारा फिजिकल सिस्टम होता है वो जितनी भी उसकी पॉसिबल प्रोबेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो उतनी प्रोबेबल या उतनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करता है तब तक, जब तक हम उसको मेजर करते हैं। जो ही हम उसको मेजर करते हैं तो उस वक्त वो सिर्फ एक ही स्टेट हमें अलाउ करता है मेजर करने के लिए। ठीक? तो व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन? द इंटरप्रिटेशन वाज कि जो फिजिकल सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन ऑल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम को, बट व्हेन वी ऑब्जर्व द सिस्टम, ऑब्जर्विंग द सिस्टम फोर्सेस इट टू कोलैप्स इनटू जस्ट वन ऑफ दीज पॉसिबल स्टेट्स। श्रोडिंगर ने को ये बड़ा वियर्ड लगा एंड ही वाज नॉट कन्विंस्ड विद दिस इंटरप्रिटेशन। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। जैसे आप अपने एक फ्रेंड के साथ किसी पैलेस को देखने के लिए जाते हैं, ठीक? तो जब आप पैलेस के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका फ्रेंड पहले अंदर चला जाता है प्रेमिसेस में, पैलेस में पहले एंटर करता है, उसके आप 10-15 मिनट बाद एंटर करते हैं। इस पैलेस में 50 कमरे हैं। तो क्या आप बोल सकते हैं कि आपका फ्रेंड कौन से कमरे में है? बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके फ्रेंड के होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है, इट इज इक्वल इन ऑल द 50 रूम्स। वो 50 रूम्स में से किसी भी रूम में हो सकता है। और जब आप इसको मतलब सच में ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन यू चेक इट, तब आपको ये एक कमरे में दिखाई देता है। सिमिलरली यही बात इन्होंने इंटरप्रिटेशन में कही कि जो भी हमारा पार्टिकल है, इसके जितने भी स्टेट्स है, तो ये इन किसी भी स्टेट में हो सकता है, इन ऑल द पॉसिबल स्टेट्स हो सकता है। लेकिन जो ही हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं, तो ये सारे स्टेट्स कोलैप्स हो जाते हैं और हमें सिर्फ एक स्टेट मिल जाता है जो कि हमारा ऑब्जर्वेबल स्टेट होता है।
तो ये हमारे श्रोडिंगर है, दिस इज अवर अर्विन श्रोडिंगर। तो इस चीज की वियर्डनेस इन्होंने कैसे दिखाई, मतलब इन्होंने कैसे, हाउ डिड ही ट्राई टू रादर अपोज दिस कॉन्सेप्ट, उन्होंने कैसे रिबफ कैसे किया इस इंटरप्रिटेशन। इन्होंने कहा कि चलिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सील्ड बॉक्स है, ये हमारा सील्ड बॉक्स है, इसमें एक कैट है, ठीक है। और इस बॉक्स में ऐसा सेटअप है कि 1 घंटे बाद चांसेस है इस कैट के मरने, ये 1 आवर में चांसेस है कि ये कैट 50% इस कैट के मरने के चांसेस है और 50% इस कैट के जिंदा बच जाने के चांसेस है। बेसिकली क्या, व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट, उसने क्या बोला, कहा कि इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखते हैं, जब आपने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा और इसमें एक हैमर रखते हैं और एक शीशे की बोतल रखते हैं, शीशे की बोतल में एक जहर रख देंगे, साइनाइड रख देंगे, तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है 1 घंटे के अंदर 50% चांसेस है ये डिसइंटीग्रेट करेगा, रेडिएशंस निकलेगी, और जब ये रेडिएशंस निकलती है हमारा जो हैमर है ये डिसलॉज होकर के अपनी जगह से निकल करके ये गिर जाएगा बोतल पे, बोतल टूट जाएगी, बोतल में से जहर निकल जाएगा और हमारी जो बेचारी कैच है ये जहर खाएगी और मर जाएगी, ठीक। लेकिन इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेट होने के कितने चांस है, 50%। 50% ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है, 50% ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता। सीधा सा जवाब इस चीज का है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि 1 घंटे बाद कैट का क्या होगा, तो हम ये जवाब देंगे या तो कैट जिंदा होगी या तो कैट मर जाएगी। अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि 50% चांसेस है ना, अगर ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो हमारी कैट जो है ये मर जाएगी, और अगर ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता है तो हमारी कैट जिंदा बच जाएगी, ठीक। तो उसने यही क्वेश्चन किया, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ द कैट आफ्टर एन आवर, ठीक है जी। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा नहीं जी, क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बात मानता ही नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हमारी कैट जो है ये 50% जिंदा होगी, इसमें दोनों कैरेक्टर होंगे, जिंदा भी होगी मुर्दा भी होगी। तो ये जो हमारी कैट है ये 50% जिंदा होगी, ये जिंदा वाली आंख खुली हुई है, और 50% मर गई होगी। ये हमारी क्वांटम मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन है कि इसका जो है इसका ड्यूअल नेचर होगा, इसमें दोनों स्टेट्स होंगे, शी विल बी डेड एज वेल एज अलाइव, ठीक। लेकिन श्रोडिंगर ने कहा कि हम ये तभी पता कर सकते हैं कि ये कैट जिंदा है ये मर गई है जब तक हम इस बॉक्स को खोलेंगे नहीं। जब तक हम इस बॉक्स को खोलेंगे नहीं तो हम ये कह सकते हैं कैट जिंदा भी है कैट मर गई है, लेकिन जो ही हम ये खोलते हैं तो वी विल वी विल जस्ट कम आउट विद प्रॉपर कंक्लूजन है कि ये जिंदा है कि मर गई है। ये इंटरप्रिटेशन कि कैट जिंदा भी है मर गई है, भी गई है, या आधी जिंदा है आधी मर गई है, इस चीज को आइंस्टाइन ने यूज किया इस कॉन्सेप्ट के वियर्ड साबित करने के लिए, यानी कि इज इट पॉसिबल कि जो हमारी कैट है कैन इट बी हाफ अलाइव एंड हाफ डेड। तो श्रोडिंगर ने इस कॉन्सेप्ट को रिडिक्यूल करने के लिए ये थॉट एक्सपेरिमेंट कंसीव किया और कहा कि ये लीजिए जी हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जब तक ये कैट बॉक्स में है इस कैट को आधा जिंदा और आधा मरा हुआ इंटरप्रेट करता है, ये मानने के लिए हमें मजबूर करता है कि ये आधी जिंदा है आधी मरी हुई है, जबकि इस चीज में कोई सेंस नहीं है। सो दिस वाज हाउ ही ट्राइड टू अपोज दिस कॉन्सेप्ट कि ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं। तो दिस इज हाउ ही रिडिक्यूल्ड, हाउ ही अपोज दिस कॉन्सेप्ट। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या प्रपोज करता है, ये प्रपोज करता है पार्टिकल स्प्रेड थ्रू स्पेस एज अ वेव, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन in place of precise path was introduced to describe this distribution. तो इनिशियली जो श्रोडिंगर ने इस क्वांटम मैकेनिक्स को अपोज करने के लिए ये हमें दिया था, ये मॉडल दिया था, कैट का मॉडल दिया था। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो
ये जो इंटरप्रिटेशन है, this doesn't go well with Schrodinger's interpretation. This doesn't go well with us, क्योंकि हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स, चाहे हम कोई भी सिस्टम देखें, क्वांटम मैकेनिक्स does apply, it definitely does apply. तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या बात करता है, कि जो मैं बार बार कह रही हूँ, प्रोबेबिलिटीज की बात करता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ साई इंट्रोड्यूस करता है, और ये साई क्या है? इट इज द वेव फंक्शन। हम प्रिसाइज पाथ की, हम एक ट्रैक की बात नहीं करते हैं, हम साई या वेव फंक्शन की बात करते हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स में। So a particle in classical mechanics traverses a well-defined trajectory with a specific position, यानी कि deterministic हो गया, and momentum at each instant. जो हमारा particle है classical mechanics में, इसकी एक particular trajectory होती है। ये figure हमें बहुत अच्छे से समझाती है। I have copied it from Elements of Physical Chemistry, Peter Atkins. ये जो हमारा, ये हमारा classical mechanics का track है, right? इसमें हम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि ये जो हमारा है, दिस इज साई, और साई जो है ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, ये एक ब्लर्ड पाथ है, ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी चीज के, किसी भी पार्टिकल के किस जगह होने के क्या चांसेस है। जितना ये डार्कर है, डार्कर जितना है, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है उस पार्टिकल के उस पर्टिकुलर रीजन में होने के, यानी कि लाइटर रीजन में कम प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के होने के, और डार्क रीजन में ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है पार्टिकल के। तो चलिए अब हम बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन ने इसी साई के डिटरमाइन और इसी के इंटरप्रिटेशन में बहुत काम किया है, और इस इनकी जो इक्वेशन थी उसको फिर हेल्प की अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में बोर ने। Just as Newton's law described the motion of the macroscopic objects in classical mechanics, Schrodinger equation is needed to describe the motion of subatomic particles or the matter waves associated with them in quantum mechanics. जैसे हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो इनके मोमेंट को समझने के लिए हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक? तो इसी तरह से हमें जो सबएटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स को जब हम समझते हैं, तो हम एक तो साई इंट्रोड्यूस करते हैं, और इनके मोशन को समझने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स को समझने के लिए एक इक्वेशन है जिसमें कि साई को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है? ये हमारी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए इक्वेशन है। dou square y by dou t square is equal to v square dou square y by dou x square. ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। दिस इज फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे। इसी इक्वेशन में इट इज वेरी वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, आप बस ध्यान दीजिएगा। तो इसी इक्वेशन में हम क्वांटम मैकेनिकल पैरामीटर्स यूज करेंगे। वो क्या है हमारे, हम ये जो हमारा y, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ है, इसकी जगह हम साई को यूज करेंगे, ठीक है? ये जो हमारी v है ये वेलोसिटी है, राइट? y is the amplitude of the wave, v is the velocity of the particle, ठीक है? तो v is the velocity of the particle and y is the amplitude of the wave associated with the particle. चलिए ठीक। तो जब हम, वही मैंने कहा अभी आपसे, सबएटॉमिक दिस पार्टिकल्स में श्रोडिंगर ने y की जगह साई लाया, और साई जो है हमारा, ये कभी कभी डिपेंडेंट होता है टाइम पे, कभी कभी ये डिपेंडेंट नहीं होता है। ये कभी सिर्फ ये जो हमारे 3 डायमेंशंस है x, y एंड z, जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स है, कभी इन्हीं 3 पे डिपेंड करता है, और कभी कभार ये टाइम पे भी डिपेंड करता है, राइट? तो ये हमारे 2 केसेस हो सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ये सिर्फ x, y, z कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे ये t पे भी डिपेंड करेगा along with its dependence on the 3 dimensions. तो here it is dependent on time. तो चूंकि हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे, सो वी विल टेक दिस केस। तो क्या करेंगे, सिंपली y को रिप्लेस करेंगे साई से, ठीक? तो दिस इज, यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन जो बन गई, वहां पे ये डो स्क्वायर y जहां जहां था उस जगह हमने साई लगाया, डो स्क्वायर साई बाय डो टी स्क्वायर, v स्क्वायर डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है, जो पार्टिकल है ये एक्स डायमेंशन में मूव करता है, ठीक है? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्स डायमेंशन में मूव करता है। अब अगर हमारे पार्टिकल जो है 3 डायमेंशनल है, तो व्हाट वी विल डू, उस वक्त हम क्या करेंगे,
डो स्क्वायर साई बाई डो टी स्क्वायर ऐसे ही लिखा हमने, वेलोसिटी v स्क्वायर ऐसे ही लिखा। तो इस जगह पार्टिकल एक डायमेंशन में मूव कर रहा है और हम दिखाना चाह रहे हैं तीनों डायमेंशंस में जब ये मूव करे तो क्या करेंगे, सिंपली डो स्क्वायर बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साई बाय डो वाई स्क्वायर प्लस, आई एम सॉरी, ये जो साई है आपका ये नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको कॉमन निकाला है। वन मोमेंट, ये जी आपका यहाँ पे नहीं है बिकॉज मैंने इसको कॉमन निकाला है। ठीक है जी, I have kept it at both the places. I should not have. Okay. ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर साई बाय डो वाई स्क्वायर, डो स्क्वायर साई बाय डो जेड स्क्वायर, ये बराबर होता है लैप्लेशियन ऑपरेटर स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रिप्लेस करेंगे बाय लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक, अगेन यहाँ पे दिस इज नॉट साई, यहाँ पे नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो व्हाट विल डू, हमारी इक्वेशन क्या बन गई, डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, इसकी जगह हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर आ गया और ये साई आ गया। ठीक है, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, व्हेन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो है व्हेन इट मूव्स इन 3 डायमेंशंस। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे इन 1 डायमेंशन ओनली और उसके बाद हम एक्सटेंड करेंगे टू 3 डायमेंशंस। सो वी विल कंसीडर दिस इक्वेशन सेकंड। So let us consider the microscopic particle to be moving in 1 dimension. Then we will have to utilize equation second, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया। चलिए जी, लिख दी हमने इक्वेशन सेकंड, और अगेन ये डो स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं आप, डो स्क्वायर यहाँ देख रहे हैं, डो टी स्क्वायर, डो दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि वी विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ट्वाइस। डिफरेंशिएट करने से पहले व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएशन करने से पहले व्हाट वी विल डू, हम इस साई का वैल्यू लिखेंगे और ये हमारा साई जो है दैट्स इक्वल टू साई 0 साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स, ये इसकी वैल्यू है। तो जहां जहां साई है हम इस साई को इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इनको 2 बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। जो हमारा साई 0 है ये इनिशियल एम्पलीट्यूड वेव का है और x हमें पता है ये वो डायमेंशन या वो डायरेक्शन है जिसमें वेव प्रोपेगेट करती है, तो नॉर्मली हम x को ऐसे दिखाते हैं। ठीक, तो इसके बाद चलिए जी हम इसको पहले एक ये करेंगे, वी विल जस्ट डू वन डिफरेंशिएशन, डो साई बाय डो एक्स पहला डिफरेंशिएशन, साई 0 ऐसे रख लीजिए। अब हमें बेसिकली डिफरेंशिएट करना है साइन 2 पाई बाय लैम्डा एक्स को। इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा जो कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा, इसको बाहर निकालिए, फिर उसके बाद साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स का आप डिफरेंशिएट कीजिए, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर cos 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स। सही, फिर से एक बार समझाती हूँ, यह डी साई बाई डी एक्स, हमें 2 बार करना है डिफरेंशिएशन, पहली बार कर रहे हैं, साई 0 बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, इसमें हमारा जो ब्रैकेट में 2 पाई बाय लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, उसके बाद साइन 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, दैट विल बिकम cos 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स। ठीक है, अब हम दूसरा डिफरेंशिएशन करते हैं, डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर, साई 0 को ऐसे ही बाहर निकाले, ये भी बाहर ही है, ये जो हमारी टर्म है cos के बाद वाली, उसमें 2 पाई बाय लैम्डा बाहर निकलेगा और ये माइनस कहाँ कैसा है ये ध्यान दे दीजिए, cos 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स की फिर वापस डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, दैट विल बी माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर है ये इधर। ओके, ये इधर है डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर,
ठीक है जी। तो ये बन जाएगा, ये माइनस को बाहर निकालिए, माइनस साई 0 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ पे भी 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर बन गया, फिर साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इसमें रह जाएगा। मगर हमें पता है ये जो हमारा साई है दैट्स इक्वल टू साई 0 साइन इंटू 2 पाई एक्स, तो इसके बदले इस साई 0 और साइन 2 पाई एक्स के बदले आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में साई। चलिए लेट अस सी, एक तो इस साई 0 के बदले और इस साइन 2 पाई बाय एक्स के बदले व्हाट यू विल डू, इनके बदले आप नेक्स्ट स्टेप में साई लिख लेंगे। देख लीजिए, डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इनकी जगह साई 0 साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इसकी जगह हमारा ये साई आ गया और बचा क्या 2 पाई बाय लैम्डा स्क्वायर। नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लैम्डा है हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी नो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, स्क्वायर कर लीजिए दोनों को, लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर हम चाहे हम एम स्क्वायर वी स्क्वायर लिखें, चाहे हम 2m इंटू 1 बाई एम वी स्क्वायर लिखें, एक ही बात है, क्योंकि देख लीजिए ये 2 और ये 2 जाएगा तो आपका फिर से एम स्क्वायर वी स्क्वायर बच जाता है। तो हमने इसको इस वजह से यहाँ लिखा बिकॉज हम इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो h square divided by twice m 1 by 2 mv square we know is equal to kinetic energy। तो lambda square जो हमारा है वो बन जाएगा h square divided by twice m into kinetic energy। अब हम इस kinetic energy को in terms of total energy and potential energy लिखें। चलिए, हमें पता है जो टोटल एनर्जी है दैट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये जब साइड शिफ्ट हो जाएगा इट विल गो फ्रॉम, वी विल गो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये माइनस बन जाएगा, तो E माइनस V विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हमने सब्स्टिट्यूट किया इन टर्म इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी उसमें, राइट। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन ये थी, तो वी विल सब्स्टिट्यूट लैम्डा स्क्वायर, what we will be left with del square psi by, this is del x square again, तो ये del square psi by del x square is equal to minus psi 4 pi square lambda square किसके बराबर है h square divided by twice m e minus v। तो ये क्या बन जाएगा माइनस लैम्डा 4 पाई, बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर इनटू ट्वाइस, इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ट्वाइस एम ई माइनस वी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर हमने इस तरफ लिख लिया, एक ही बात है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 2 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, राइट। तो इसको हम अगेन ट्रांसपोज करेंगे, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0, डो स्क्वायर साई बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर हम ई माइनस वी डिवाइड बाय एच स्क्वायर साई, ये बन जाएगा हमारा 0। अगेन जो हमारा पिछला ये था इक्वेशन जो हम थी उसमें हमने कुछ नहीं किया, h by 2 पाई को सब्स्टिट्यूट किया h क्रॉस से एंड वी विल obtain this equation। this is simple mathematical, ये substitutions वगैरह से हमें ये equation मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा it is quite simple। तो will जो हमने पिछली equation दिखाई उसको भी हम श्रोडिंगर वे equation कहेंगे और ये भी हमारी श्रोडिंगर equation है। तो मगर आप देख रहे हैं दिस इज अवर श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशन, ये x डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। इसको हम 3 डायमेंशंस में सिंपली लिख सकते हैं,
डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर की जगह हमें लिखना है वाई स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करना है और जेड स्क्वायर को भी इंट्रोड्यूस करना है। दिस विल बी डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर, बाहर ऑफ साइड रख लीजिए, ठीक, प्लस ये वाली टर्म यहाँ पे लिख लीजिए, इट विल बी इक्वल टू 0। आपको पहले ही पता है ये जो टर्म है दिस इज इक्वल टू लैप्लेशियन ऑपरेटर, तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लैप्लेशियन ऑपरेटर को, तो डो स्क्वायर साई प्लस दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। दिस इज आवर time independent Schrodinger equation in 3 dimensions. I hope it is clear and I hope it has been very simple, उतना कोई complicated नहीं था। I request all of you कि if you like this video, please like and subscribe, and जहाँ जहाँ आपको लगता है ये beneficial होगा ये video जिन जिन students के लिए, please share the video. Thank you so much.